Postmodernism. In this video, we are going to discuss modernism's failure and postmodernism's reaction, status and significance of postmodernism, philosophical root of postmodernism, influential philosophical movement like pragmatism, existentialism, Marxist thought, and rejection and relationship, epistemological subjectivity, deconstruction and logocentrism, knowledge as power, skepticism toward meta narratives. With reference to the book Philosophy and Education An Introduction in Christian Perspective, written by George R. Knight. So let's start. Modernism. The rise of postmodernism as a philosophical perspective occurred in the final quarter of the 20th century. कि देखिए कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म का बात करें तो ये 20th सेंचुरी में ही इसी का रूट हमको देखने के लिए मिलता है कि इससे पहले हमको एग्जिस्टेंशियलिज्म और मॉडर्निज्म का जो फिलोसफी है वो देखने के लिए मिलता था, लेकिन 20th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर में हमको पोस्ट मॉडर्निज्म देखने के लिए मिलता है. The term postmodernism itself is ambiguous as it carries varied meaning for different individual. कि देखिए ये पोस्ट मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही एम्बिगियस है, क्योंकि अलग अलग लोग इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं कि परसीव करते हैं. पोस्ट मॉडर्निज्म कैन बी अंडरस्टूड प्राइमरीली एज रिएक्शन टू मॉडर्निज्म. कि अगर हम लोग एक लेमन लैंग्वेज में पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए ट्राई करेंगे तो ये क्या है कि ये एक तरह का रिएक्शन है मॉडर्निज्म का अगेंस्ट में. हो गया. नेक्स्ट अगर हम दिखे कि इनका फ्रेमवर्क क्या था, द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ मॉडर्निज्म वाज द परस्यूट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू रीजन. कि पोस्ट मॉडर्निज्म को अगर हम दिखे तो उनका जो कोर एलिमेंट था वो क्या था, रीजन था. क्योंकि ये लोग का जो आइडिया था वो था कि वर्ल्ड को रीजन के थ्रू क्या करना है कि अंडरस्टैंड करना है और समझना है. अगर हम लोग अर्ली मॉडर्निस्ट जो है उनको हम दिखें तो ऑपरेटेड ऑन द कोर एजम्पशन दैट द वर्ल्ड इज इनहेरेंटली रीजनेबल. हो गया कि जो अर्ली मॉडर्निस्ट थे वो लोग का जो एजम्पशन था क्या था कि जो वर्ल्ड है वो इनहेरेंटली क्या है कि रीजनेबल्स है. लेकिन ये जो मॉडर्निस्ट थे ये किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, रीजन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे. उसके साथ साथ मॉडर्निस्ट जो थे वो लोग एक फिक्स्ड सिस्टम्स के ऊपर बिलीव करते थे. हो गया. फिक्स्ड सिस्टम के ऊपर बिलीव करते थे और उसके साथ साथ जो हमारा रियलिटी और ह्यूमन थॉट जो है, हो गया, ये क्या है, ये फिक्स है. ये मॉडर्निस्ट का मानना था. लेकिन 18th सेंचुरी में अगर हम देखिए सर आइजैक न्यूटन, हो गया, वो एक तरह का रेशनल मेथड्स लेकर आए थे जिसी को कि माना जाता है कि मोर एक्सटेंसिवली रिजल्टिंग द राइज ऑफ साइंसेस. हो गया. और ये सर आइजैक न्यूटन जो 18th सेंचुरी में जो लॉज लेकर आए वो एक तरह का साइंस जो है उसी का जो सिग्निफिकेंस है उसी को बहुत रैपिडली एनहांस किया था. मॉडर्निस्ट को अगर हम दिखे कि ये लोग कॉन्विंस थे कि द रिजल्ट ऑफ साइंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड रियलिटी. कि ये मॉडर्निस्ट जो थे उनके हिसाब से जो हम लोग रियल जिसको मान रहे हैं वो साइंस में क्या होता है कि साइंटिफिकली क्या होता है उसी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं और वो साइंस ही होता है. इनके हिसाब से जो साइंस है वो रियल है, जो साइंटिफिक नहीं है वो रियल नहीं है. ये सिंपल सा मॉडर्निस्ट जो लोग थे, फिलोसोफर थे, इनका मानना था. लेकिन अगर हम देखें 19th सेंचुरी में इंडिविजुअल सच एज कॉम्टे, स्पेंसर, ये लोग क्या किए थे, जो साइंटिफिक अप्रोच था उसी को एक्सपेंड किए थे हमारा ह्यूमन सोसाइटी की तरफ. हो गया. जो कि एक नया तरह का डोमेन्स साइंस के लिए देखने के लिए मिल रहा था, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंसेस. और उसके बाद एक नया जो ब्रांच है वो उसका इमरजेंस हुआ और उसका नाम क्या था, सोशल साइंस, जिसको आज हम लोग बोलते हैं. उसके साथ साथ ये मॉडर्निस्ट जो थे उनका मेंटालिटी क्या था कि द डिस्कवरीज फ्रॉम द नेचुरल एंड सोशल साइंस ऑफर्ड सर्टेन ट्रूथ that was beyond doubt and mirror reality exactly as it existed. कि देखिए जब तक
फिजिकल साइंस और साइंस का बात चल रहा था, आइजैक न्यूटन्स का बात कर रहे थे, इनके हिसाब से जो रियल है वो साइंटिफिक है, जो साइंटिफिक है वो रियल है। लेकिन जब कॉम्टे स्पेंसर का जो इंट्रोडक्शन हुआ कि साइंस इन सोसाइटी, जिसको कि हम लोग सोशल साइंस भी मानते हैं, तो ये लोग उनका जो व्यू था उसको रिजेक्ट करने लगे, क्योंकि इनके हिसाब से सारे के सारे ट्रूथ जो साइंटिफिक है वो सोसाइटी में रियलिटी में क्या नहीं होता कि रिफ्लेक्ट नहीं होता है। दिस साइंटिफिक नॉलेज एंड साइंटिफिक मेथड इटसेल्फ आर परसिव्ड as being objective and neutral हो गया। और ये लोग भी ये साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक मेथड जो जिसी को कि ये लोग कैसे परसीव कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट के तरह, एक ऑब्जेक्टिव वे में हो गया परसीव कर रहे थे और एक न्यूट्रल वे में परसीव कर रहे थे। लेकिन ये जो फैक्ट जिसी को कि ये लोग रियल मानते हैं, मॉडर्निस्ट जिसको रियल मानते हैं, ये लोग क्या किए थे, वो सिंथेसाइज्ड टू फॉर्म ओवररीचिंग थ्योरीज नोन एज मेटा नैरेटिव हो गया। और ये जो फैक्ट जो रियल है हो गया, इसी को सिंथेसाइज किए थे और बहुत सारे जो थ्योरीज है उसी को डेवलप किए थे। और वो थ्योरीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटा नैरेटिव बोलते हैं, इंटेंडेड टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। और जिस थ्योरी के थ्रू वो लोग क्या करने के लिए चाहते ट्राई किए थे कि वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक इंटेंशन लेकर उसको डेवलप किए थे। और उसके साथ साथ ये पर्पस जो लाइफ का पर्पस है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो थ्योरी को डेवलप किए थे। और ये सारे के सारे थ्योरीज जो कि इस तरह का फैक्ट, इस तरह का जो रियलिटी के ऊपर बेस करके बनता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा नैरेटिव्स हम बोलते हैं। एक क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मॉडर्निस्ट स्कीम वाज द बिलीफ ऑफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो गया। कि ये मॉडर्निस्ट फिलोसोफर जो थे वो लोग बिलीव करते थे कि हमको कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए। मॉडर्निज्म एज्यूम दैट नॉलेज वाज इंट्रिंसिकली गुड एंड दस डिस्कवरिंग नेचुरल ट्रूथ वुड एम्पावर पीपल टू कंट्रोल देयर एनवायरनमेंट। मॉडर्निस्ट का ये मानना था कि ये नॉलेज जो है ये क्या है कि एक इंट्रिंसिकली गुड है और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, दस डिस्कवरिंग नेचुरल ट्रूथ वुड एम्पावर पीपल हो गया। तो इसीलिए ये नेचुरल ट्रूथ को जब हम लोग डिस्कवर करेंगे, ये लोग जो है उनको क्या करेगा, एम्पावर करेगा, ताकि वो लोग क्या कर सके, उनका जो एनवायरनमेंट है उसी को कंट्रोल कर सके, जो ह्यूमन का जो लिमिटेशन है उसी को ओवरकम सके, और अल्टीमेटली जो हिस्टोरिकल इविल्स है उसी को भी क्या कर सके कि इरेडिकेट कर सके। ये मॉडर्निस्ट लोगों का मानना था। लेकिन जो फिलोसोफर थे मॉडर्न टाइम में, 19th सेंचुरी में, तो वो लोग कहीं ना कहीं दिखने लगे थे कि ये मॉडर्निज्म का जो कॉन्सेप्ट, इनका जो फिलोसफी, इनका जो आइडियोलॉजी था, वो धीरे 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 फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और उसके बाद स्टार्ट हुआ था कौन सा कि पोस्ट मॉडर्निज्म। और इसीलिए हम लोग पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन करते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक तरह का आइडियाज है, फिलोसफी है, जो कि मॉडर्निज्म का रिएक्शंस में क्या हुआ है कि उसका एमर्जेंस हमको देखने के लिए मिला है। मॉडर्निज्म डिड नॉट फुलफिल इट्स इनिशियल प्रोमिसेस, कि मॉडर्निज्म का जो इनिशियल प्रोमिसेस था वो उसको फुलफिल कर नहीं पाया था। जब वो आइजैक न्यूटन्स आए थे, जो फिजिकल साइंस में जिस तरह का लॉज हो गया, रियलिटी, उसका एग्जिस्टेंस, इसी के बारे में जिस तरह से जो साइंटिफिकली वो प्रूव कर रहे थे, वो धीरे 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 क्या हुआ था कि इरेज होने लगा था। और उसका जो प्रोमिजेस है, उसका जो आइडियाज है, उसको वो लोग प्रूव नहीं कर पाए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी yielded negative outcomes, including environmental degradations, totalitarian regimes, and global conflict involving atomic potential based on technological knowledge हो गया। मॉडर्निज्म तो एक अच्छा वाला सोसाइटी का बारे में बोल रहा था हो गया, जहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी का बात किया जा रहा था। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत सारे नेगेटिव आउटकम सोसाइटी में देखने के लिए मिला था। जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन दिखना स्टार्ट हो गया, डिग्रेड करना एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया था। टोटलिटेरियन रिजिम्स उस टाइम दुनिया में देखने के लिए मिल रहा था। जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ने लगा था। एटॉमिक एनर्जी को लेकर जो कंपटीशन है वो बढ़ता गया था। और उसी के साथ साथ जो वो ड्रॉबैक है साइंस और टेक्नोलॉजी का, वो धीरे 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 सबका सामने आने लगा था।
ऐसे एक स्कॉलर थे जिनके हिसाब से रीजन एंड साइंस डिड नॉट लीड टू यूटोपिया, कि ये रीजन और साइंस जो है वो यूटोपिया की तरफ नहीं ले जा रहा है, हो गया, ऐसे उनका मानना था। क्योंकि इसी का जो आइडिया था वो क्या हो रहा था कि एकदम एक फेल्योर साबित हो रहा था। जो ये लोग फिक्स किए थे, जिसका बारे में ये लोग बोल रहे थे, साइंटिफिक साइंस, हो गया, उसको क्या अचीव नहीं कर पाए थे मॉडर्निज्म, जिसके लिए कि इस तरह का क्रिटिसिज्म दिखने के लिए मिल रहा था। तो वाइड स्प्रेड फेल्योर ऑफ मॉडर्निज्म स्पूर्स वेरियस रिएक्शन, कि जिस तरह से मॉडर्निज्म फेल्योर हो रहा था तो जो रिएक्शन है वो स्पीड हो रहा था, मतलब एकदम स्पीडली उसका अगेंस्ट में व्यू कर रहे थे लोग, इंक्लूडिंग द फिलोसॉफिकल डिस्पेयर एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड द एमर्जेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। और उसके बाद एक मॉडर्न टाइम में एक फिलोसॉफी निकल कर आया था, वो कौन सा, एग्जिस्टेंशियलिज्म, हो गया। एग्जिस्टेंशियलिज्म से भी बहुत सारे उम्मीद सोसाइटी का था, क्योंकि इसी का जो व्यूज था वो बहुत ही प्रैक्टिकल था और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन ये भी क्या हुआ था, उसका जो प्रोमिजेस है उसको फुलफिल नहीं कर पाया था। उसके बाद डिस्पेयर होकर लोग थे, और उसका रिएक्शन में स्टार्ट हुआ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म रिप्रेजेंट टू ए सिग्निफिकेंट एक्सटेंट ए रिजेक्शन ऑफ मॉडर्न पर्सपेक्टिव। तो अगर हम एक ही वर्ड में बोले तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, ये एक फिलोसफी है जो कि मॉडर्न फिलोसफी का रिएक्शन में आया था, और यह क्या किया है कि जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव को रिजेक्ट किया गया है। अगर हम लोग देखें स्टाटस और सिग्निफिकेंस को पोस्ट मॉडर्निज्म का, तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक यूनिफाइड वर्ल्ड व्यू नहीं है। इसी में भी बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर हैं जिनका व्यू पोस्ट मॉडर्निज्म को लेकर एकदम कंट्राडिक्टरी है, एक दूसरे का अगेंस्ट में लोग बात करते हैं। लेकिन सारे के सारे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर हैं वो एक होकर जो मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म का जो फिलोसफी है, इसी को क्या करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कॉलर हैं जो लोग की डिसएग्री करते हैं जो डेफिनेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म की। कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो लोग की डेफिनेटिव सिग्निफिकेंस बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्कॉलर हैं जो कि ये डेफिनेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म उसको क्लियरली क्या करते हैं कि डिनाई करते हैं। सम डिफाइन इट as a new historical period, other as an extension of modern fundamental concept, हो गया। कुछ ऐसे फिलोसोफर हैं जो कि बोलते हैं कि ये एक नया हिस्टोरिकल फिलोसफी का डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ हिस्टोरिकल कुछ नहीं है, ये जस्ट जो मॉडर्निज्म का जो कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था उसी का बस एक्सटेंशन है। Still other as an in-between period where the new era has not fully formed, हो गया। तो इसीलिए ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये अब तक इसी का सेफ नहीं ले पाया है, अभी ये चल रहा है। Due to this inherent uncertainty, the source categorizes postmodernism in its current evolutionary phases as an impulse or mood rather than a fully developed integrated philosophy। तो इसीलिए ये जो फिलोसफी है इसी को एक फुल्ली इंटीग्रेटेड फिलोसफी नहीं माना जाता, क्योंकि आज तक ये ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है। इट्स लॉन्ग टर्म परमानेंस रिमेन टू बी सीन, लेकिन इसी का जो परमानेंस है वो लॉन्ग टर्म में हमको दिखने के लिए मिलेगा। Postmodernism is highly relevant to current educational discussion because it addresses significant issues at the core schooling and education, such as reality, knowledge, and social control, particularly as the world advances into 21st century। कि देखिए कि ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये हाईली रिलेवेंट है, कि हमारा जो कंटेम्प्ररी आज का डेट में जो एजुकेशनल डिस्कशन हो रहा है उसके लिए पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हाईली रिलेवेंट है। क्योंकि ये जो स्कूलिंग को एड्रेस करता है, एजुकेशन जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का, कि कोई भी एजुकेशन सिस्टम का कोर होता है, उसी को वो अच्छे से एड्रेस कर पाता है। अगर इसी का फिलोसॉफिकल रूट को देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म इज नॉट प्राइमरीली ए क्रिएशन ऑफ फिलोसोफर, बट गैदरिंग ओरिजिनेट्स from individual whose interprets span arena such as art, literature, architecture। कि देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये कोई फिलोसोफर का क्रिएट किया हुआ एक फिलोसफी नहीं है,
ये क्या है कि यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं, उनका जो व्यू है, उनका जो इंटरेस्ट है, जिसको कि वो लोग आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं, वो सब का क्या है कि ये एक तरह का कलेक्शन है। क्योंकि यहाँ कोई एक फिलोसोफर नहीं था और उसी के आइडिया के ऊपर ये बेस करके नहीं बना है। यहाँ जो मॉडर्निज्म का अगेंस्ट में जो एक तरह का आइडियाज डेवलप हुआ है, हो गया, उसी से ही क्या हुआ है कि पोस्ट मॉडर्निज्म का इमर्जेंस हुआ है। नेवरदलेस फिलोसोफर हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, हो गया। तो इसीलिए ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म में कोई फिलोसोफर का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा। इसी का इमर्जेंस कहाँ से हुआ है? आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर जो है उसी से ही हुआ है। डेविड ह्यूम्स जो एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन जो है पोस्ट मॉडर्निज्म में थोड़ा हमको देखने के लिए मिलता है। फ्रेम ऑफ माइंड बाय कास्टिंग डाउट ऑन द नेचर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, हो गया, कि ये नेचर का जो कॉज एंड इफेक्ट का जो नेचर है, उसी के ऊपर क्या किए थे कि वो डाउट किए थे। और ही ऑल्सो क्वेश्चन द ह्यूमन एबिलिटी टू नो द एक्सटर्नल वर्ल्ड ट्रूली। और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन किए थे जो ह्यूमन एबिलिटी जो है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड कितना का जो ट्रूली जो है, एक्सटर्नल वर्ल्ड का जो सच, उसको जानने के ऊपर जो व्यू था, उसी को लेकर भी वो बहुत क्वेश्चन किए थे। ठीक ऐसे इमानुएल कैंट को अगर हम दिखे, while attempting to respond Hume philosophy can ultimately claim that human mind cannot know things of themselves, but instead interpret external reality based on mental categories already present in the mind। कि इमानुएल कांट ह्यूम का रेस्पॉन्स में बोले थे कि ह्यूमन माइंड जो है वो उसको पता ही नहीं है, कैन नॉट नो थिंग्स इन देमसेल्फ, कि उसी के अंदर हो गया कि हमारे माइंड के अंदर क्या है हमको पता नहीं है, हो गया। ये केंट का जो रिएक्शन था, वो ह्यूम का जो क्वेश्चन था कि दुनिया में कौन सा सही है, हो गया, इसी को लेकर जो वो क्वेश्चन किए थे, उसी का अगेंस्ट में इमानुएल बोले थे कि हम हमारा जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड को ही पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, but instead interpret external reality based on the mental categories already present in the mind। हो गया, सिर्फ हम लोग जो मेंटल कैटेगरी, जो अलग अलग मेंटल कैटेगरी जो कि ऑलरेडी हमारा माइंड में है, उसी के आधार पर ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रियल है, वो रियल है बोलते हैं। लेकिन जो माइंड है वो क्या है, ये पहले हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को दिखे होंगे, आप सभी लोग दिखे होंगे कि कन्विंस, कोई बहुत सारे लोग आते हैं कन्विंस करने के लिए, और कन्विंस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि माइंड में एक तरह का सिनारियो बनाते हैं, बहुत सारे तुमको इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत सारे रिसर्चेस का देंगे, हो गया, और उसके बाद आपको बोलेंगे कि ये सही है या नहीं है, तो आप भी बोलेंगे कि ये सही है। इसी का मतलब क्या है कि हमारा माइंड में जो है, जो कैटेगरीज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसी के हिसाब से हम लोग क्या मानते हैं, किसी को रियल मानते हैं और किसी को फैक्ट मानते हैं। लेकिन आज तक हमारा जो माइंड है, वो माइंड उसको ही पता नहीं है कि वो क्या चीज है। नेक्स्ट अगर हम लोग फ्रेडरिच को देखें, तो ही फ्लैश्ड आउट दिस आइडियाज नियरली ए सेंचुरी बिफोर दे बिकेम मेनस्ट्रीम पोस्ट मॉडर्निज्म थॉट। कि ये इस तरह का जो आइडियाज है, वो एक सेंचुरी 100-200 साल पहले ही रखे थे सबका सामने। ही asserted that truth is dead and that there is no underlying foundation upon which टू रेस्ट बिलीव, हो गया, दुनिया में कोई चीज नहीं है, ट्रूथ इज डेड है, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर कि तुम भरोसा कर सकते हो और रियल मान सकते हो। ही concluded that people have to no alternative but टू क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड। तो इसीलिए निश्चय बोल रहे थे कि लोग जो है, कोई उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उनको खुद का वर्ल्ड बनाना चाहिए, हो गया जी। ये वर्ल्ड जो दिख रहा है वो उनका नहीं है, उसके लिए खुद का वर्ल्ड उनको बनाना पड़ेगा। दिस लेड टू व्यू दैट नॉलेज इज ए ह्यूमन कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज। और इसीलिए जो निश्चित है वो किसके ऊपर फोकस कर रहे थे कि नॉलेज जो है ये
ह्यूमन का कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक चीज है। हो गया, ये सब्जेक्टिव लैंग्वेज में, लैंग्वेज के थ्रू इसी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस तरह का चीजें के ऊपर फ्रेडरिच जो है वो फोकस कर रहे थे। और ये तीनों, डेविड ह्यूम को अगर दिखेंगे तो इनको आइडियलिस्ट माना जाता है, कैंट को आइडियलिस्ट माना जाता है, निश्चय को अगर दिखेंगे एग्जिस्टेंशियलिस्ट माना जाता है। हो गया, तो ये सबका जो आइडियाज है वो हमको पोस्ट मॉडर्निस्ट मॉडर्निज्म में देखने के लिए मिलता है। अगर इन्फ्लुएंशियल फिलोसॉफिकल मूवमेंट को अगर हम देखें तो प्रैग्मेटिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म यूटिलाइज कि प्रैग्मेटिज्म का बहुत सारे कमिटमेंट था। हो गया, जैसे को कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है कि यूज करता है, जैसे कि आइडिया है, द आइडिया नॉलेज इज प्रोविजनल। हो गया, नॉलेज इज प्रोविजनल। हो गया, जो प्रैग्मेटिस्ट था वो क्या मानता था कि जो मेटाफिजिक्स है वो चेंज होता है, रियलिटी जो है, सोसाइटी जो है वो हर वक्त चेंज होता रहता है। और अगर कोई चीज चेंज है तो वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो फ्लेक्सिबल रहता है। तो इसीलिए ये प्रोविजनल नॉलेज का बात कर रहा था। और जिसके ऊपर की पोस्ट मॉडर्निस्ट जो फिलोसोफर है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो वो फिलोसफी है, ये क्या करता है कि बिलीव करता है। इट इनकॉर्पोरेट द रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिकल स्कीम, और उसके साथ साथ ये मेटाफिजिकल स्कीम जो है उसको रिजेक्ट करता है। इट एडप्ट pragmatist socially active stance when fencing human problem। हो गया कि ये जो सोशली जो प्राग्मेटिज्म का जो सोशली एक्टिव स्टांस है सोसाइटी को लेकर, उसको भी पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है। और उसके साथ साथ इट शेयर ए कंसर्न फॉर सोशल इशूज रेदर देन मेरली इंडिविजुअल। और ये सोशल इशूज के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करता है, ना कि इंडिविजुअल्स इशूज के ऊपर एम्फसाइज करता है। New pragmatism such as Richard Rorty are closely identified with postmodernism। अगर pragmatist, न्यू pragmatist जिस जो कि रिचर्ड रटी हैं, इनका फिलोसफी को अगर हम देखें तो ये क्लोजली पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ क्या करता है कि मैच करता है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंशियलिज्म, कॉन्सेप्ट सच एज सर्टेज अप्रोच आई एम व्हाट आई चूज टू बी एड टू द रियलिस्टिक बेसिस ऑफ पोस्टमॉडर्निज्म की। सर्टे का एक अप्रोच था कि आई एम व्हाट आई चूज टू बी, कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ वो मैं चूज करूंगा। हो गया, मैं कैसा हूँगा वो मैं चूज करूंगा। हो गया, ये जो आइडिया है सर्टे का, ये पोस्ट मॉडर्निज्म से एकदम अलाइन करता है। दिस पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व्स पीपल इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। और ये जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है जिसके ऊपर की पोस्ट मॉडर्निज्म ज़्यादा फोकस करता है, इसी के उसके साथ भी क्या करता है कि अलाइन करता है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज हाईलाइटेड एज फंडामेंटल टू पोस्ट मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी एंड करिकुलम। अगर हम लोग देखें पोस्ट मॉडर्निस्ट जो एपिस्टेमोलॉजी और जो वैल्यूज और करिकुलम्स में, तो वहाँ नॉलेज कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट किया गया है और एम्फासाइज किया गया है। नेक्स्ट, मार्क्सिस्ट थॉट को अगर हम देखें, ये लोग फोकस किए थे किसके ऊपर, क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक कंसर्न के ऊपर। हो गया, और ये जो दो चीज है, क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक कंसर्न, ये भी पोस्ट मॉडर्निज्म का जो थ्योरीज है, प्रैक्टिसेस है, वो क्या करता है, उसी से इंस्पायर होता है और इसी से वो अलाइन करता है। दिस इज एविडेंट इन पोस्ट मॉडर्निज्म्स इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक इशूज डिस्कस्ड बाय फिगर लाइक माइकल फोकल्ट। हो गया, एंड द आइडियोलॉजी ऑफ क्रिटिकल पेडागोगी। ये जो चीजें हैं ये कहाँ से आया है कि मार्क्सिज्म का जो ये क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक कंसर्न है, इसी से इंस्पायर है। हाउएवर पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट रिजेक्ट द मार्क्सिस्ट स्कीम ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री जो है, जो कि मेटा नैरेटिव बोला जाता है, हो गया, तो इसी को क्या की करता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज जो है वो रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग रिजेक्शन का बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये बिहेवियरिज्म जो है इसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविज्म का बात करता है। हो गया, और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन इंजीनियरिंग जो है इसका बात करता है, जिसके लिए कि ये बिहेवियरिज्म को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इट ऑल्सो लार्जली रिजेक्ट पॉजिटिविस्ट एंड ऑब्जेक्टिव व्यूज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलोसॉफिकल एनालिसिस, कि ये पॉजिटिविस्टिक फिलोसोफर जो है और पॉजिटिविस्ट जो एक पैराडाइम है और ऑब्जेक्टिव व्यू जो है, इस ये दोनों को भी ये पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है।
Conversely, postmodern theorists appreciate certain analytic philosopher for the sensitivity to language. लेकिन जो कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर, जो एनालिटिक फिलोसोफर कुछ हैं जो कि लैंग्वेज को लेकर बहुत ही सेंसिटिव हैं, हो गया, तो उनको क्या करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम देखें कि किस तरह का पोस्ट मॉडर्निज्म वैरायटी हमको देखने के लिए मिलता है, तो पहले रिचर्ड रॉटी, जिनका कि एपिस्टेमोलॉजिकल सब्जेक्टिविटी के ऊपर बहुत ही एम्फासाइज रहता था, और जिनको कि न्यू प्रैग्मेटिज्म का एक फाउंडर और एक बहुत बड़ा फिगर माना जाता है, हो गया, कि ये न्यू प्रैग्मेटिज्म डायरेक्ट इज क्रिटिसिज्म फाउंडेशन मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी, कि मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी को क्रिटिसाइज किए थे और उनका थ्योरी दिए थे रिजेक्ट ऑफ मिरर मेटाफोर, हो गया, कि ही क्रिटिसाइज मॉडर्न इराज सेंट्रल मेटाफोर ऑफ माइंड। ओके, जो जब हम देखेंगे मॉडर्न टाइम में, मॉडर्निज्म्स में, तो वहाँ जो माइंड है, वो क्या, उसी को सेंटर में रखा गया था। उनको बोला जा रहा था क्या, जो साइंटिफिक है, जो रियल है, वो हमको टच कर पाएंगे, दिख पाएंगे, ये वो मतलब साइंटिफिकली आज भी हम लोग ये बिलीव करते हैं, लेकिन ये रिचर्ड रॉटी जो थे उसको क्रिटिसाइज किए थे, हो गया। नेक्स्ट जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस व्यू ऑफ ट्रूथ, कि एक बिल्ली है, वहाँ फ्लोर में एक बिल्ली बैठा है, मतलब हम उसको दिख सकते हैं, ये जो क्या है, ये एक तरह का एग्जाम्पल है, कॉरेस्पॉन्डेंस व्यू ऑफ ट्रूथ का एक एग्जाम्पल है, और इसी को रिचर्ड रॉटी रिजेक्ट करते थे। और उसके साथ साथ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, हाँ, ये किसी के ऊपर बोलते थे, ही आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज एंड थॉट function tool for the coping with experience rather than mechanism of supplying accurate picture of reality, कि ये लैंग्वेज और थॉट जो है वो हमको एक्सपीरियंस से ही मिलता है, और उसी के थ्रू जो हमको मिलता है वो ही रियल है, ना कि कोई चीज जो जिसका आइडिया हमारा माइंड में है, वो अगर फ्लोर में है तो उसको हम लोग रियल मानते हैं। ओके, तो ये किसके ऊपर एम्फासाइज किए थे, लैंग्वेज के ऊपर, थॉट के ऊपर, जो कि हमको एक्सपीरियंस से मिलता है और एक्सपीरियंस से हमको दिखता है। नेक्स्ट सब्जेक्टिविटी के ऊपर ये एम्फासाइज कर रहे थे, दिस व्यू रिजल्ट एपिस्टेमोलॉजिकल सब्जेक्टिविटी where इंडिविजुअल कैन होल्ड ओपिनियन बट कैन नॉट पोजेस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, हो गया, कि यहाँ जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग तरह का जो ओपिनियन है वो रख सकता है, ना कि कोई पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और एक ही ट्रूथ के ऊपर भरोसा कर सकता है। तो इसीलिए रटी का जो फिलोसफी है उसको एपिस्टेमोलॉजिकल सब्जेक्टिविटी वो माना जाता है। नेक्स्ट जैक्स डेरिडा को अगर हम देखें, जो कि डिकंस्ट्रक्शन एंड लोगोसेंट्रिज्म के ऊपर बात किए थे, तो ये क्या है कि देखिए, लोगोसेंट्रिज्म का मतलब पहले हम समझते हैं कि लोगोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि जहाँ की हम लोग वर्ड, टेक्स्ट, सेंटेंस के ऊपर जो फोकस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। और लोगोसेंट्रिज्म जो है वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, जहाँ की सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर क्लास जो बोल दी उसके ऊपर भी भरोसा किया जा रहा था, हो गया, जो लिख दिए हैं उनके ऊपर वो भरोसा किया जा रहा था। ये जो चीज़ें हैं, इसी को ये डेरिडा क्या किया था, अटैक किया था और रिजेक्ट किया था। और ये जो ऑब्जेक्टिविटी जो है उसको ये क्या किया था, रिजेक्ट किया था। ऑथर एंड रीडर ब्रिंग पर्सनल एम्फासिस एंड मीनिंग सेप्ट बाय जनरली अनकॉन्शियस प्रीसपोजिशन टू ए टेक्स्ट, हो गया, कि ये सब्जेक्टिविटी जो था उसको रिजेक्ट किया था। नेक्स्ट डिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि ये टेक्स्ट जो है इसको हमको डिकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब जो वर्ड, सेंटेंस जिसके ऊपर भरोसा करते हैं उसको क्या करना है, डिकंस्ट्रक्ट करना है, वैसे उसी के ऊपर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेनी एंड डाइवर्सिटी, कि देखिए ट्रेडिशनली क्या हो रहा था, ट्रेनाइज्ड मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप थे, उनके हाथ में ही सब कुछ रहता था, वो लोग जो बोलते थे हमको उसको सुनना पड़ता था, और वो लोग जो बोल दिए थे वो रियलिटी था। सप्रेस्ड, एक्सक्लूडेड, मार्जिनलाइज जो व्यू पॉइंट था, हो गया, उसी के ऊपर क्या किया था कि ये जो चीज था उसको रिजेक्ट किया था। डेरिडा एनकरेज किया था क्या, सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, हो गया, कि कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, कोई पर्टिकुलर ग्रुप का व्यू पॉइंट को रिजेक्ट किया था। सप्रेस्ड लोगों जो थे, जो कुछ लोग थे जो थे, उनका जो व्यू पॉइंट था उसको सप्रेस का बारे में बोल रहा था, उसको एक्सक्लूड करने के बारे में बोल रहा था। और वो जो डाइवर्सिटी जो व्यू है उसको वो वेलकम कर रहा था। नेक्स्ट माइकल फॉल्ट को अगर हम देखें, तो फॉकल्ट को अगर देखें, तो नॉलेज एज पावर के ऊपर वो बिलीव किए थे, और ये भी जो मॉडर्निस्ट बिलीफ जो थे, हो गया, वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज को वो रिजेक्ट किए थे।
लेकिन ये नॉलेज जो है उसको एक वैल्यू फ्री का जैसा ट्रीट किए थे। और नॉलेज बेनिफिट ऑल पीपल रेदर देन बेनिफिटिंग ओनली स्पेशल क्लास। और इनके हिसाब से ये नॉलेज जो है वो सारे के सारे लोगों को ये बेनिफिट करता है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट करता है। और उसके बाद ये एम्फासाइज किए थे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर। जो नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, नॉलेज जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप उसको बनाना चाहिए। स्पीच ऑफ हम हो गया, इस तरह का चीजें बोले थे। इन द वर्क ऑफ द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज फॉल argues the concept like madness are essentially speech form used to control people rather than reflect the objective reality। हो गया। और उसके साथ साथ ये डिस्कोर्स जो था उसी को